अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन नॉलेज। मैं हूं फरहान अली। दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाकर एक ऐसी खोज करता है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस छपने लगी कि द वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 इस बात का सबसे पहला ठोस सबूत लेकर आता है कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया के ममालिक में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज एक दफा फिर से परवान चढ़ता है। चाइना और यूएसए की तरफ से रेगुलरली मून मिशन किए जाते हैं। इसके अलावा इसराइल भी कोशिश करता है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। जापान, यूरोप और रशिया की तरफ से भी बहुत सारे लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। आज पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर है कि क्या वो पानी का सुराग लगा पाएगा और ऐसी क्या वजह हुई कि चंद्रयान 2 फेल हुआ। तो ये सब कुछ जानिए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों मैं अगर आपको मून मिशंस के बारे में बताऊं तो वो बेसिकली 5 से 6 टाइप के होते हैं। अब 1950s वो पहला वक्त था जब इंसानों ने चांद पे मिशन शुरू किए थे और तब से लेकर आज तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है वैसे वैसे मिशंस में भी कंप्लेक्सिटी आती गई है। अब सबसे पहली टाइप और सबसे सिंपल टाइप होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इन मिशंस में स्पेसक्राफ्ट चांद के इर्द गिर्द घूमने के बजाय चांद के साथ से होकर वापस आ जाता है। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन किया था सोवियत यूनियन ने अपने लूना 1 स्पेसक्राफ्ट से जनवरी 1959 में। इसके 2 महीने बाद मार्च 1959 में अमेरिका ने भी अपना सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन किया था पियोनियर 4 स्पेसक्राफ्ट से। इन सब का एम था कि दूर ही से चांद को स्टडी किया जाए। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ जिसका नाम है ऑर्बिटर मिशन। इन मिशंस में स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाता है जिसे लूनर ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसके जरिए से चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। आज के दिन तक 40 से ज्यादा ऑर्बिटर मिशंस किए जा चुके हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप है मून मिशंस की। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन एक दफा फिर से सोवियत यूनियन ने किया था अपने लूना 10 स्पेसक्राफ्ट को यूज करके 1966 में। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ जिसका नाम है इंपैक्ट मिशंस। ये दरअसल ऑर्बिटर मिशन की ही एक एक्सटेंशन होती है। इसमें ऑर्बिटर मिशन का एक स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द चक्कर लगाता है और उसी से एक स्पेसक्राफ्ट डिटैच होकर चांद पर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये चांद से इंपैक्ट करता है इसलिए इन मिशंस को इंपैक्ट मिशन कहा जाता है। अब आपके जहनों में एक सवाल होगा कि क्रैश लैंड करवाने का क्या तुक है। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है कि क्रैश लैंड करते वक्त स्पेसक्राफ्ट को कोई ना कोई टाइम तो लगेगा मून के सरफेस तक पहुंचने में। इस टाइम पीरियड में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग ली जा सकती है, इसलिए इंपैक्ट मिशंस भी बहुत यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 इंडिया की तरफ से एक इंपैक्ट मिशन के तौर पर किया गया था। अब जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होकर क्रैश लैंड करता है उसे मून इंपैक्ट प्रोब कहते हैं। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसका नाम है चंद्रास अल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चेस भी कहते हैं। उसने हर 4 सेकंड्स के बाद रीडिंग प्रोवाइड की, इसकी वजह से हमें पता चला कि चांद के सरफेस में पानी मौजूद है। इन मिशंस में जो स्पेसक्राफ्ट चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है जिससे मून इंपैक्ट प्रोब डिटैच होकर क्रैश लैंड करता है उस स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिटर कहते हैं। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था मून मिनरलॉजी मैपर और M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब ने क्रैश लैंड किया तो कुछ मिट्टी उड़ी। उस मिट्टी को एनालाइज किया इस M3 ने जिससे कंफर्मेशन हुई कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ जिसका नाम है लैंडर्स मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद पर लैंड कराया जाता है। क्रैश लैंड नहीं कराया जाता, सॉफ्ट लैंड कराया जाता है, यानी आराम से उतारा जाता है। और जो हिस्सा उतरता है उसे लैंडर कहते हैं। ये करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यूएसए और सोवियत यूनियन ने जब सबसे पहले इसे करने की कोशिश की तो वो 15 दफा फेल हुए। सबसे पहली सॉफ्ट लैंडिंग भी सोवियत यूनियन ने की अपने लूना 9 स्पेसक्राफ्ट से 1966 में। आमतौर पर ये जो लैंडर होते हैं ये बहुत ज्यादा हैवी और बल्कि होते हैं जिसकी वजह से ये चांद के सरफेस पे रुक जाते हैं, हिल नहीं सकते। अब हिले बगैर तो एक्सप्लोरेशन होती नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगली टाइप है जिसका नाम है रोवर मिशन। इन मिशंस में रोवर्स को यूज किया जाता है। अब जिनको रोवर्स का नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रोवर्स छोटे से रोबोट होते हैं जिनके नीचे टायर्स लगे होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो लैंडर से निकलकर चांद की सरफेस पे मूव करें। इनके जरिए चांद के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है। अब आप गेस करें कि सबसे पहले रोवर मिशन किसने किया होगा? नहीं, अमेरिका ने नहीं किया, बल्कि ये भी सोवियत यूनियन ने किया था 1970 में। अब आती है सबसे आखिरी टाइप जिसका नाम है ह्यूमन मिशन। यहाँ पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर सॉफ्ट लैंड कराया जाता है और इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके रिसर्च करते हैं। ये एक वाहिद चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा।
अमेरिका ने अपना आखिरी मून मिशन किया था 1972 में, तब से लेकर आज तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा और इन टोटल 12 लोगों ने चांद की जमीन पर कदम रखा और वो तमाम लोग नासा के थे। अब यहाँ पर पैदा होता है एक सवाल कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद क्यों किया गया। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है कि ह्यूमन मिशन में एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफी होता है, लेकिन रोवर मिशन में टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके, जो कि नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। मिशन चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन के तौर पे प्लान किया गया था। अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान होता तो ऐसा होना था कि स्पेसक्राफ्ट ने चांद के सरफेस पे लैंड करना था और उसमें से रोवर ने निकलकर चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त लैंडर क्रैश लैंड कर जाता है। इस बात को इसरो ने बहुत अरसा तक छुपाए रखा और कहा कि लैंडर ने क्रैश लैंड नहीं किया बल्कि टिल्ट होकर गिरा पड़ा है मगर टूटा नहीं है। इस बात के बाद इसरो को हैवीली क्रिटिसाइज किया गया और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसरो की उस वक्त की चीफ ने 1 जनवरी 2020 में एडमिट किया कि लैंडर क्रैश लैंड कर गया है। चंद्रयान 2 के क्रैश लैंड करने पर इसरो के जो करंट चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कुछ वजूहात बयान की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि चंद्रयान 2 में टोटल 5 इंजन लगाए गए थे। उनमें से एक इंजन का नाम थ्रस्टर था जो थोड़ा ज्यादा हो गया जिसकी वजह से चंद्रयान 2 अनस्टेबल हो गया। दूसरा ये कि लैंडर को फोटोज लेके डिसाइड करना था कि लैंड कहाँ करना है, लेकिन वो फोटोज लेने के लिए कभी स्टेबल हुआ ही नहीं। और तीसरा ये कि जब चंद्रयान 2 ने अपनी डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश की तो उसके थ्रस्टर्स के मिसअलाइनमेंट की वजह से वो तेज तेज घूमने लगा। अब उसके सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। जब वो लिमिट क्रॉस हुई तो उसके सॉफ्टवेयर ने भी काम करना बंद कर दिया। ये सब वजूहात चंद्रयान 2 के फेलियर का सबब बनी। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जिसको उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया। कुछ गलतियां फिर से ना हो इसके लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का लैंडिंग पैच था, वहीं चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का लैंडिंग पैच है, जहां चंद्रयान 3 किसी भी जगह लैंड कर सकता है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पैच चंद्रयान 2 से ऑलमोस्ट 40% ज्यादा है। दूसरा ये कि चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि ये ज्यादा देर हवा में रहे और अपने लैंड करने की लोकेशन सही से डिसाइड कर सके। तीसरा ये कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है ताकि लैंडर ज्यादा तेज घूम सके अगर घूमना पड़े। और चौथा ये कि लैंडर को अब सिर्फ फोटोज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंड करने के लिए। चंद्रयान 2 के मिशन को आधा सक्सेस बताया जाता है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज तक चांद के गिर्द गोल गोल घूम रहा है। चंद्रयान 2 ने जो HD फोटोज कैप्चर की हैं उन्हें चंद्रयान 3 में फीड किया गया है ताकि लैंडिंग की लोकेशन बेहतर तरीके से डिसाइड की जा सके। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से सिमिलर ही है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की गई हैं कि चंद्रयान 3 की टांगों को ज्यादा मजबूत किया गया है, इसमें ज्यादा सोलर सेल्स इंस्टॉल किए गए हैं और इसके सेंसर्स को भी इंप्रूव किया गया है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मिशन ऑब्जेक्टिव भी सेम है कि चांद के लार्जली अनडिस्कवर्ड साउथ पोल पे एक रोवर उतारना। अब लैंडिंग की साइड 70 डिग्री साउथ रखी गई है, जहां नंबर ऑफ क्रेटर्स बहुत ज्यादा हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं और वहां आज तक धूप नहीं पहुंची और माना यह जाता है कि उन क्रेटर्स में बर्फ मौजूद हो सकती है। जब चंद्रयान 3 से रोवर उतारा जाएगा तो उसे सिर्फ एक लूनर डे का टाइम मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। अब एक लूनर डे अर्थ के 29 डेज होते हैं, यानी 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात। चंद्रयान 3 ने लैंड किया 23 अगस्त 2023 को, तो उसे सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए जब चांद पर दिन होगा, क्योंकि जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, यहाँ तक कि -232 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत कम है। इस टेम्परेचर पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर सकता। अगर हम चंद्रयान 3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें लैंडर का वजन 1750 किलो है और रोवर का वजन 26 किलो है और इस रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, सेम एज चंद्रयान 2। इन टोटल स्पेसक्राफ्ट में 3 मॉड्यूल्स लगाए गए थे, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल इसलिए लगाया गया था कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से बाहर निकालकर मून की तरफ धकेला जाए। इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से पहले लैंडर और रोवर को मून के ऑर्बिट में पहुंचाया गया और उन्हें अटैच करवाया गया ऑर्बिटल मॉड्यूल से। अब आप सोचेंगे कि ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कौन सा है, तो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल चंद्रयान 2 वाला है जो कि वर्किंग पोजीशन में है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 माह तक मून के ऑर्बिट में रहेगा, जिसका मकसद अर्थ से कम्युनिकेशन होगा और साथ साथ इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में शेप भी कहते हैं। ये स्पेस में मौजूद छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। अगर हम रोवर पे लगाए गए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LIBS भी कहते हैं।
ये चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करके बताएगा कि चांद की सॉइल में कितने मिनरल्स मौजूद हैं। और दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में APXS भी कहते हैं। इसका फंक्शन भी सेम एज LIBS है। उसने सॉइल की थी, तो ये पत्थरों की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। अब हम लैंडर पर लगाए गए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रामभा भी कहते हैं। ये चांद पर मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को लेजर बीम के जरिए पिघलाएगा और उनसे निकलने वाली गैस को एनालाइज करेगा। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चेस्ट भी कहते हैं। ये चांद पर मौजूद थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल कि चांद के साउथ पोल पर कितना टेम्परेचर रहता है। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेismic एक्टिविटी। इसके जरिए से हम मून को एक्सकोमेयर कर पाएंगे और मून के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि क्रेस्ट और मेटल को स्टडी कर पाएंगे कि वो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। और चौथा इंस्ट्रूमेंट नासा का दिया गया है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए मून से सिग्नल बाउंस करेगा, जिससे हम मून के डिफरेंट पॉइंट्स से अर्थ का एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स भी कहा जाता है। और बीइंग अ पाकिस्तानी में इंडिया को इस बड़ी अचीवमेंट के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।